सो हाय एवरीवन, माय नेम इज समर खान। सो बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगा कि रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या था। बेसिकली हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 बहुत जगह पढ़ा है, बहुत जगह सुना भी होगा, और मतलब अपनी 10th क्लास में, अपनी 12th क्लास में भी पढ़ा हो द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आज हम उसे बहुत डीप में पढ़ेंगे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 था क्या। बेसिकली तो ये रिवोल्ट जो था, ये रिवोल्ट ये नहीं हुआ कि एकदम से ही, मतलब एकदम से ही स्टार्ट हो गया। इसके पीछे कुछ बहुत सारे कॉजेस थे। वो कॉजेस क्या थे? वो पॉलिटिकल कॉजेस थे, वो एक सोशो रिलीजियस कॉजेस थे, वो इकोनॉमिक कॉजेस थे, वो मिलिट्री कॉज थे, और उन सब का जो मिक्सचर था वो इमीडिएट कॉज बन के आया, इमीडिएट इफेक्ट बन के आया। तो इस चीज को हम बहुत डीप में पढ़ेंगे, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो फर्स्ट, पॉलिटिकल कॉज क्या था? तो बेसिकली जब ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में आया, तो इंडिया में आके जब उसने अपने आप को स्टैब्लिश करना शुरू किया, तो स्टैब्लिश के बाद उसने ट्रेडिंग बेसिस पे स्टैब्लिश नहीं किया था, फिर उसने इंडिया को रूल करने के लिए स्टैब्लिश किया था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी धीरे धीरे ब्रिटिश ब्रिटिश जो था उसने अपने आप को एक्सपेंड किया, उसने अपनी टेरिटरीज एक्सपेंड की। सो उस एक्सपेंशन का लोगों को बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। लोगों के थोड़े सेंटिमेंट्स हर्ट हुए कि मतलब कोई बाहर मतलब आउटर सोर्स आके हमें रूल करना चाह रहा है बेसिकली। तो उन्हें वैसे उस टाइम पे इंडियंस को इतना नहीं पता था, दे जस्ट नो फॉर द ओनली फॉर द ट्रेड बेसिकली। पीछे का कॉज क्या, पीछे उन्होंने क्या सोच रखा था, क्या उनको मतलब क्या प्लान था, वो किसी को नहीं पता था। ओनली ब्रिटिशर्स को पता था वो क्या चीज थी। तो ब्रिटिश एक्सपेंशन जो था, उन्होंने अपना एक्सपेंशन बहुत ज्यादा किया। उन्होंने इसके अलावा जो कुछ इफेक्ट हुए, पॉलिटिकल इफेक्ट से क्या था, जो बहादुर शाह जफर थे उनको, उनकी फैमिली को, उनको डिसरिस्पेक्ट शोन किया। उन्होंने ट्रीटमेंट डिफरेंट एंड बहुत गलत ट्रीटमेंट नाना साहेब को और रानी लक्ष्मीबाई को बहुत अजीब ट्रीटमेंट दिया बेसिकली। तो उन्होंने जो ये ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसी जो थी, उन्होंने वो किस हिसाब से मतलब अप्लाई की, वो मैं आपको थोड़ा डीप में बता देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्टार्टिंग में थोड़े वॉर्स किए। वॉर्स, बैटल हमने बहुत सारे सुने होंगे, बैटल ऑफ बक्सर, एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तो बेसिकली ये उन्होंने वॉर्स करते चले गए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अलावा, डिफरेंट स्टेट्स के किंग्स के साथ। उन्होंने क्या किया? अगर कुछ स्टेट्स में वो नहीं कर पाते थे, कुछ स्टेट को मैं नॉर्मली नहीं जीत पाते थे, वॉर्स के थ्रू नहीं जीत पाते थे, तो वो क्या करते थे? वो सब्सिडरी अलायंस बना लेते थे कि एक स्टेट को अपना दोस्त बना के तीसरे स्टेट से वो अपनी बेसिकली अपनी दुश्मनी कह सकते हैं, वी कैन से दुश्मनी बेसिकली। तो वो अपनी दुश्मनी निकाल खत्म कर लेते थे। वो फिर उसको मतलब दूसरे स्टेट के साथ मिलके वो वॉर स्टार्ट कर देते थे। उसके बाद जो थर्ड उनका पॉलिटिकल कॉजेस के हिसाब से उनका थर्ड जो था, उन्होंने लॉर्ड डलहाउजी ने स्टार्ट किया था द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। दैट्स क्वाइट वेरी फेमस, यू कैन से, और दैट्स क्वाइट वेरी, मतलब हर 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 स्टूडेंट जानता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था। तो ये कुछ तीन इफेक्ट थे, इन्हें मैं आगे थोड़ा एक्सप्लेन और डीपली करूंगा ये तीन क्या चीज थी। सो बेसिकली फिर उन्होंने जो डिसरिस्पेक्ट शोन की थी बहादुर शाह जफर को की थी, उन्होंने बेसिकली क्या किया? उनके डेथ के बाद, बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद, जीनत महल जो उनकी वाइफ थी बेसिकली, उनको और उनके जो सक्सेसर थे उन्हें फोर्ट में स्टे करने से मना कर दिया गया बेसिकली। तो उन्हें फोर्ट से फिर उन्हें वो फोर्ट फतेह कर लिया गया एक तरीके से। उस फोर्ट पे मतलब जंग छेड़ के उन्होंने वो क्या कहते हैं, ऑक्यूपाई कर लिया। तो ये कुछ थे। फिर बाजीराव सेकंड जो थे, लास्ट पेशवा जो थे, उनके जो अडॉप्टेड सन थे नाना साहेब, उनको बहुत डिसरिस्पेक्ट शोन की। उनको उनकी डेथ के बाद बाजीराव सेकंड पेशवा, जो लास्ट पेशवा थे, उनको उनको जो ग्रैंड डेथ के बाद उनको जो ग्रैंड दिया जाना था, ग्रैंड जो प्रोवाइड कराई जानी चाहिए थी उनके अडॉप्टेड सन को, उनको नहीं दी गई। उनको कहा आप अडॉप्टेड हो, आप उनके सक्सेसर नहीं हो, तो उनको वो चीज नहीं दी। रानी लक्ष्मीबाई के साथ सेम ये चीज की। ये दोनों जो थे, ये बोथ आर द विक्टिम्स ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बाय लॉर्ड डलहाउजी। इसके बाद हम सेकंड मेन अपनी हेडिंग पे चलते हैं। बेसिकली आई कैन से हेडिंग कि सेकंड मेन कॉज क्या था इस पूरे रिवोल्ट ऑफ 1857 का? वो सोशो रिलीजियस कॉज था। सोशो रिलीजियस कॉज कैसे था कि 1829 में लॉर्ड विलियम ने अबॉलिशन किया था सती का, सती सिस्टम का अबॉलिशन किया था। और फिर सती सिस्टम का अबॉलिशन बेसिकली हम सब लोगों को पता है सती सिस्टम क्या था, कि जिसमें
हस्बैंड की डेथ के बाद वाइफ को भी साथ में जला दिया जाता था, तो वो उन्होंने अबॉलिशन किया उस चीज का, जिस वजह से हिंदू सेंटिमेंट से वो बहुत हर्ट हुए थे। बेसिकली वो कहते थे कि इट्स काइंड ऑफ रिचुअल्स, कि ये चीज तो होनी है, ये प्रथा है हमारी पुरानी चलती हुई आ रही है। लोगों ने बहुत इसका विरोध किया, बट अबॉलिशन बेसिकली आपको पता है आज अब अबॉलिशन हो चुका था 1829 में, उन्होंने नहीं सुनी। दूसरी चीज एट द सेम उन्होंने विडो 1856 में विडो रिमैरिज का किया, कि विडो रिमैरिज का, तो उस पर भी बहुत लोगों ने ऑपरेशन किया, उन्होंने बहुत लोगों ने दिखाया कि नहीं ये गलत कर रहे हो, ये गलत है, बट पीपल कांट डू एनीथिंग बिकॉज ब्रिटिशर्स वर इन पावर। सो ये चीज थी। फिर उसके अलावा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत था, गोरे गोरे काले का बहुत, बेसिकली जो डिस्क्रिमिनेशन था, ब्लैक एंड व्हाइट बेसिकली, तो ये बहुत इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन था उस टाइम पे। उसमें रिवोल्ट ऑफ 1857 में मेन चीज कह सकते हैं, बैकबोन एक ये भी चीज थी कि वो बहुत भेदभाव करते थे इंडियन एंड ब्रिटिशर्स के बीच में। करप्शन, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन बहुत ज्यादा था। करप्शन बेसिकली कैसे, जितने जो पावरफुल लोग थे, जैसे कोई बहुत बड़ा जमींदार था या कोई लैंड ओनर था या कोई किंग थे, उनको बेसिकली ज्यादा फायदा ब्रिटिशर्स उनको पहुंचाते थे, और कम जो कुछ नहीं होता था बेसिकली, बाकी पर्सन जो थे वो सब एज अ लेबर थे। तो ये था। फिर उन्होंने एट लास्ट उन्होंने क्या किया, सोशो रिलीजियस कॉज में उन्होंने जो प्लेसेस थी, रिलीजियस प्लेसेस, उन पे भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। तो ये कुछ सोशो रिलीजियस कॉज थे जिस वजह से हिंदू एंड मुस्लिम बोथ, मतलब रिलीजियस सेंटिमेंट्स लोगों के बहुत ज्यादा हर्ट हुए। इसके अलावा जो थर्ड था वो इकोनॉमिक कॉजेस भी आए हमारे पास। इकोनॉमिक कॉजेस कैसे थे, इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन था बेसिकली। इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइक कंट्री, पूरा इकोनॉमी को एक्सप्लोइट कर दिया था उन्होंने। इंडिया को, इंडिया की जो वेल्थ थी बेसिकली, इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया की सारी वेल्थ जो थी वो ड्रेन आउट कर दी। वो जो यहाँ पे प्रोड्यूस करते थे वो अपने ब्रिटिश भेज के उसे मैन्युफैक्चर करके फिर दोबारा इंडिया में इंपोर्ट किया जाता था, और यहाँ पे सेल आउट होता था ऑन वेरी हाई प्राइसेस। सो इंडिया को मैन्युफैक्चर से प्रोड्यूसर बना के उन्होंने सारा रॉ मटेरियल यहां से एक्सपोर्ट करते थे, एंड देन वहां से फिनिश्ड गुड इंडिया में लाके इंपोर्ट करते थे और बेचते थे ऑन वेरी हाई प्राइसेस। सो ये कुछ इकोनॉमी एक्सप्लोटेशन था। फिर उसके बाद डाउनग्रेड कर दिया था कॉटेज इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, हैंडमेड इंडस्ट्रीज को, ये सबको, इन सबको बहुत ज्यादा डिग्रेड कर दिया था, बिल्कुल ही एक्सप्लोइट कर दिया कि काम बिल्कुल था ही नहीं बेसिकली। इस वजह से क्या हुआ, इसका इफेक्ट क्या हुआ, क्योंकि जब ये सारी इंडस्ट्रीज डाउन हो गई तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, लोगों के पास नौकरी नहीं थी, लोग खाएंगे कहां से। तो उन्होंने, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो चुका था, तो इस वजह से लोगों को बहुत ज्यादा एंगर आ गया था, एक तरीके से अपने उसमें बहुत ज्यादा एंगर आ गया था। फिर एट फाइनल लाइक उन्होंने क्या किया, ये सब तो साथ ही साथ चल ही रहा था, तो मिलिट्री, इसमें मिलिट्री कॉज भी इंक्लूडेड था। जो इतने सारे कॉजेज थे, पॉलिटिकल कॉजेज, सोशो इकोनॉमिकल कॉजेज और डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज थे, तो इसमें मिलिट्री कॉज भी था। मिलिट्री कॉज किस हिसाब से था मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली जो इंडियन सोल्जर्स, जो ये अपने आर्मी में इंडियन सोल्जर्स को लेते थे तो ऑन वेरी लो प्राइसेस, लाइक लो सैलरीज। इंडियन को सैलरीज एज कंपेयर टू ब्रिटिश सोल्जर्स इज क्वाइट वेरी लो। सो और उसी के साथ साथ उनसे एट द सेम टाइम दे डोंट हैव एनी प्रमोशन। अगर कोई ब्रिटिश सोल्जर है, उसने कोई अच्छा काम किया या वो काम नहीं करता था तो उसे प्रमोशन दे देते थे, बट इंडियन सोल्जर्स उनको कोई प्रमोशन नहीं होता था, उनकी लो सैलरीज पे उनको सेम काम करवाया जाता था। एंड इवन अगर कोई पर्सन कोई सोल्जर इंजर्ड भी है, उस सबको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था। सो इट्स क्वाइट इल ट्रीटमेंट दिया जाता था बहुत, कि मतलब उनको, अगर कोई अभी वॉर से कहीं से लड़के आया है इंडियन सोल्जर एंड वाउंड, उसे उसका अच्छे से कोई उसको ट्रीटमेंट भी नहीं दिया गया, उसे दोबारा वॉर पे भेज दिया जाता था। बट एट द सेम टाइम ब्रिटिश सोल्जर तो थे, उन्हें एक स्पेसिफिक एक रेस्ट दे दिया जाता था, उनको छुट्टी पे भेज दिया जाता था। सो डिस्क्रिमिनेशन सबसे मेन कॉज है कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन था, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पे हो, चाहे वो कल्चर बेसिस पे हो, चाहे वो रिलीजन बेसिस पे हो, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे हो। तो उन्होंने इसके साथ इसमें बहुत ज्यादा इल ट्रीटमेंट हुआ। तो इन सब का मिक्सचर जो था वो इमीडिएट इफेक्ट बन के जो आया वो था रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लास्ट। बिकॉज
जब रिवोल्ट ऑफ 1857 में क्या हुआ था कि लोगों का एंगर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लोग ऑप्रेस करना शुरू कर दिया था, लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लोग सोच रहे थे क्या हो रहा है। तो एट द सेम टाइम उन्होंने तब इनफिल्ड रिफिल्ड कार्टेज जो थी, रिफिल कार्टेज जो बुलेट्स की थी बेसिकली, वो मेड ऑफ पॉर्क एंड बीफ, उस चीज से बनी हुई थी। उन्होंने वो भी इंट्रोड्यूस कर दी थी कि नाउ इन मिलिट्री में ये कार्टेज यूज होंगे राइफल के लिए। एंड दैट हर्ट्स द लाइक हिंदू एंड मुस्लिम सेंटिमेंट, बिकॉज लाइक मुस्लिम कांट लाइक हैव वो एक तरीके से अपने मुंह में वो कार्टेज लेके नहीं तोड़ सकता, बिकॉज इट हर्ट्स द मुस्लिम सेंटिमेंट, बिकॉज इट इज मेड ऑफ पॉर्क एंड एट द सेम टाइम इट इज मेड ऑफ बीफ फॉर हिंदूज ऑल्सो। सो ये सब कुछ इमीडिएट इफेक्ट थे जिस वजह से ये रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। सो मेन चीज क्या थी इसमें रिवोल्ट ऑफ 1857 में, कि एक छोटी चीज थी कि मतलब कार्टेज बना दी थी उन्होंने पॉर्क और बीफ की, बट इससे पहले भी कुछ इमीडिएट मतलब कुछ इफेक्ट्स थे, जैसे सोशल कॉज मैंने आपको बताया, रिलीजियस कॉज मैंने आपको बताया, मैंने आपको इकोनॉमिक कॉज बताया, कैसे एक्सप्लोटेशन कॉज, सारी चीजें हुई थी। तो ये सब चीज थी जिस वजह से ये एक्सप्लोटेशन हुआ और इसके बाद ये रिवोल्ट उभर के आया और लोगों ने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। सो अगर आपको आपको समझ आया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, इट्स क्वाइट वेरी न्यू। और प्लीज अगर मैंने कुछ मिस्टेक करी हो तो बिकॉज इट्स माय फर्स्ट वीडियो, सो प्लीज काइंडली टेल मी एंड थैंक यू सो मच।